हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। अब तक हम लोगों ने बहुत से रबी क्रॉप्स पढ़ लिए हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बाजरे की क्रॉप्स से आगे छोड़ा था, तो आज हम लोग इसी क्लास से आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बाजरे की जलवायु। बाजरे की जलवायु जो होती है ये गर्म जलवायु की फसल होती है। बाजरा कैसी जलवायु की फसल होती है? गर्म जलवायु की फसल होती है। आगे देखते हैं इसमें कितने गर्म जलवायु था 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, अधिक अच्छी तरह से की जा सकती है। तथा बाजरे की फसल भारी वर्षा वाले उन क्षेत्रों में अच्छी तरह की जा सकती है जहां पर पानी का भराव ना हो। क्या ना हो? पानी का भराव ना हो। इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसकी बुआई जुलाई माह में कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मृदा। बाजरा की फसल जल निकास वाली सभी मृदाओं में भूमियों में उगाई जा सकती है। बाजरे के लिए भारी मृदा अनुकूल नहीं रहती। बाजरे के लिए अधिक उपजाऊ भूमियों की भी आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए बलुई दोमट मृदा अत्यंत उपयोगी होती है। फसल चक्र। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना महत्वपूर्ण है। बाजरे के लिए एक विशेष फसल चक्र अपनाना ठीक रहता है। बाजरे के साथ गेहूं या जौ बो सकते हैं। बाजरे के साथ चना या मटर या बरसीम बो सकते हैं। फिर बाजरे के साथ गेहूं मक्का चारा के लिए बो सकते हैं। फिर बाजरे के लिए मसूर और मूंग बो सकते हैं। उन्नत किस्में कैसे हैं? विभिन्न राज्यों के लिए बाजरे की उपयुक्त संकर किस्में निम्नलिखित हैं। राजस्थान के लिए RSD 30 और RSD 31। उत्तर प्रदेश के लिए पूसा 415। हरियाणा के लिए HHB 50, HHB 67, पूसा 33, पूसा 23। गुजरात के लिए पूसा 23, 605, 415, 322। ठीक है, इस तरीके से JHB 15। महाराष्ट्र के लिए पूसा 23, LLB H 104, श्रद्धा संतोरी LLB H 285। कर्नाटक के लिए पूसा 3। आंध्र प्रदेश के लिए ICMV 115, ICMV 221। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। आगे चलते हैं संकुल किस्मों के बारे में। बाजरे की संकुल किस्में कौन कौन सी थी? सबसे पहले राजस्थान के लिए देखते हैं। राजस्थान के लिए कौन सी? राज बाजरा चरी, राज बाजरा चरी, राज बाजरा चरी, राज बाजरा चारी 2, राज 171, पूसा कंपोजिट 266, पूसा कंपोजिट 643। उत्तर प्रदेश पूसा कंपोजिट 383 और पूसा कंपोजिट 266, पूसा कंपोजिट 234। हरियाणा के लिए कौन सी है? HC4, HC10, पूसा कंपोजिट 383, पूसा कंपोजिट 266, पूसा कंपोजिट 234। गुजरात के लिए पूसा कंपोजिट 383 और पूसा कंपोजिट 267। महाराष्ट्र के लिए पूसा कंपोजिट 383। ठीक है, इस तरीके से ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए शंकर की पूजा के बाजरा की किस समय अनुमोदित की गई और कितनी उपज देती है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर चलते हैं बरानी अवस्था के लिए। बरानी अवस्था के लिए कौन कौन सी बो सकते हैं? तो ये देख लीजिए। संकुल बाजरा पूसा 443 बोते। खेत की तैयारी कैसे करते हैं? एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हैं, 2 से 3 जुताई देसी हल से कर सकते हैं। तब दीमक के बचाव के लिए क्या करते हैं? आखिरी जुताई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के से फॉरेट का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग? फॉरेट का उपयोग। बुआई। उत्तर भारत में बाजरे की मानसून की पहली बरसात के साथ करते हैं। उत्तर भारत में जो बुआई करते हैं कैसे? मानसून के साथ, यानी बारिश जब पहली होती है तो उसी समय बो देते हैं। ठीक है, उसके तहत 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसी कारण से बाजरा की बुआई समय पर नहीं की जाने सकते तो बाजरे की फसल देरी से बोने की अपेक्षा उसे रोपना अधिक लाभप्रद रहता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपने के लिए 500 से 600 वर्ग मीटर में 2 से 2.5 किलोग्राम बीज जुलाई माह में बोया जाता है पौधे। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगर आप रोपाई करनी है तो क्या जुलाई माह में, और अगर आपको ऐसे ही बो देना है तो किसे मानसून में जब पहली बरसात हो जाए उसके बाद क्या करेंगे? बो देंगे। ऐसे पोषक तत्व प्रबंधन, यानी पोषक तत्व किस तरीके से लगाएंगे? तो सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन 80 किंग्रा, नाइट्रोजन 80 किंग्रा, फास्फोरस 40 किंग्रा और पोटास 40 किंग्रा। बरानी क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा अधिक कम होती है वहाँ पे कितनी? नाइट्रोजन 60 किंग्रा और फास्फोरस 30 किंग्रा, पोटास 30 किंग्रा। सभी परिस्थितियों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा पोटास तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही 3 से 4 गहराई पर डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा अंकुरण से 4 से 5 सप्ताह बाद खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। अगले जल प्रबंधन। जल प्रबंधन यानी सिंचाई किस प्रकार करनी चाहिए? तो हमें पता है कम सिंचाई की आवश्यकता क्योंकि क्या है? इसके लिए जल निकास की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, जिन सिंचाई का साधन है वहाँ पर फूल आने की स्थिति में सिंचाई करना लाभप्रद रहता है। 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा बिल्कुल ना हो तो 2 से 3 सिंचाई कर देंगे। अगर वर्षा होती है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, पौधों में फुटान पड़ते समय, बालें निकलते समय, दाना बनते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन। 1 किग्रा एट्राजिन प्रति
हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 की लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव बुआई के बाद तथा अंकुरण से पूर्व कर देते हैं तथा या लगातार 20 से 40 दिन के बाद अंतर पर एक खुरपी या कुसाले से खरपतवार निकालते रहते हैं। कीट प्रबंधन साधारणतः बाजार के कीट पतंगों से अधिक नुकसान नहीं होता, लेकिन अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फसल की कीटों की देखभाल करना आवश्यक होता है। दीमक प्रकोप रोकने के लिए 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्लोरोपाइरोफॉस या आपने सबसे पहले हमने फेरोन बताया था तो वो डाल सकते हैं। तनाच मत की इसकी गिनटाता चेलियाँ प्रारंभिक अवस्था में पौधे की बढ़वार को काट देती हैं, जिसका पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फोरेट या 25 किलोग्राम फेरोडॉन दानेदार के खेत में तना भेदक के लिए करना चाहिए। माइक्रोक्लोरोफॉस 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर क्या करना चाहिए, छिड़क देना चाहिए। बीज इसके लिए क्या करना चाहिए तो 3% फॉरेट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से धूल छिड़काव कर जाए, अगर ये दिखाई दे तो मिर्च, ठीक है, तब करते हैं छिड़काव। उसके बाद है रोग प्रबंधन। रोग प्रबंधन हरित बाली रोग लगता है इसमें, ठीक है, या फफूंदी से पैदा होने वाला रोग है, इसे मृदुलोमी आजता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सुबह के समय पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद पाउडर जैसे दिखाई देता है, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं तो अगर आपके खेत में होता है तो ज़्यादातर क्या करना चाहिए, इसको जहाँ पे ये हो रहा है उसमें 3 से 4 तक कोई भी ऐसी फसल नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर आप बोने से पहले बीजों को ओप्रेन 35 SD या राइडिमल एज एम जेड 72 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर लें तो रोग की व्यापक कमी देखी जा सकती है। अर्कटिया बीमारी से बालियों में बनने की अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। इस बीमारी के लक्षण बालियों में शहद जैसी चिपचिपी बूंदें दिखाई देती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए तो कवकनाशी जो होते हैं बेबिस्टीन 1 किलोग्राम 1000 लीटर में पानी में घोलकर और क्या करना चाहिए, बीज को उपचारित कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर चाहें तो छिड़काव भी कर सकते हैं इस तरीके से, इस विधि से, ठीक है। कटाई एवं गहाई, जब फसल पककर तैयार हो जाए तो उस फसल अवस्था में बालियों को काट कर अलग कर लेना चाहिए। इन बालियों को एक जगह खलियान में इकट्ठा करके सुखा लें तथा थ्रेसर से दाना निकाल दें, ठीक है। उपज या उन्नत शस्य विधियाँ अपनाकर बाजरे की फसल उगाई जाए तो सिंचित अवस्था में इसकी उपज 30 से 35 क्विंटल दाना तथा 100 क्विंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित अवस्था में 15 से 20 क्विंटल दाना तथा 60 से 70 क्विंटल चारा प्रति हेक्टेयर मिल जाता है, ठीक है। आप जानते हैं अरहर के बारे में, अरहर के बारे में जानते हैं। इसके लिए कौन सी जलवायु की फसल है तो अरहर आर्द्र जलवायु की फसल है, ठीक है। तथा शुष्क दोनों ही प्रकार के गर्म भली भांति उगाई जा सकती है, लेकिन शुष्क भागों में इसकी सिंचाई आवश्यकता नहीं होती। भूमि का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत ऊंचा एवं समतल हो तथा उसमें जल का निकास हो। अरहर की अधिकांश मृदाओं में उगाई जा सकती है। उत्तर भारत में अरहर की मटियार दोमट से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है। अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट तथा दोमट मिट्टी जिसका pH 6.5 से 7.5 हो उपयुक्त रहता है। और फसल चक्र अरहर की फसल के लिए कौन सा फसल चक्र अरहर के शीघ्र 130 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है तो अरहर के लिए फसल चक्र देख लेते हैं। अरहर के लिए अरहर के साथ बाजरे के साथ और क्या बोल सकते हैं, बाजरा या ज्वार या मक्का, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि के साथ अरहर की खेती कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अरहर गेहूँ, ठीक है, फिर अरहर मूंग, ठीक है। इस तरीके से अरहर गन्ना, फिर मूंग ग्रीष्म के साथ अरहर के साथ गेहूँ, ठीक है। उसके अतिरिक्त उन्नत किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में उत्तरी क्षेत्रों के लिए अनेक किस्मों का विकास किया गया है। तो ये किस्में जान लेते हैं कौन कौन सी हमारी, ये चलते हैं अरहर की किस्मों के बारे में। अरहर की किस्में ये दी गई हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इनको ज़रा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे PPH हाइब्रिड HD, ठीक है, HD, ठीक है। ये सब किस्में दी हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी, इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अरहर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, कैजानस कैजान। क्या होता है कैजानस कैजान। अरहर का बॉटनिकल नेम क्या होता है तो कैजानस कैजान। अरहर का बॉटनिकल नेम क्या होता है कैजानस कैजान। क्या होता है कैजानस कैजान, CAGJANUS, ठीक है, CAJAN, कैजानस कैजान। तो फैमिली कौन सी होती है, ये लेगुमिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। संस्कृत में इसको अधाकी बोलते हैं, हिंदी में अरहर बोलते हैं, इंग्लिश में पिजन पिग बोलते हैं, बंगाली में टूर बोलते हैं, ठीक है। फैमिली फेबेसी है या क्या बोल सकते हैं, लेगुमिनेसी बोल सकते हैं। आपको याद रखना है फैमिली कौन सी है, लेगुमिनेसी है। ये सब पूछा जाता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन तो ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर अरहर की फसल उगाने के लिए खेत अच्छी तरह तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या जानते हैं, रबी की फसल कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उपस्थित कीड़े सूर्य की गर्मी से मर जाएं। बुआई क्या करना चाहिए,
जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ जून के प्रथम सप्ताह में बुआई करना लाभप्रद रहता है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जून के दूसरे सप्ताह में पलेवा करके अरहर की अगेती किस्म की बुआई आती। अगैती किस्म की बुआई देखो, अगैती किस्म की कब करते हैं तो देख रहे हैं आप, अगैती किस्म की करते हैं तो अरहर के जून के दूसरे सप्ताह में। और अति अगैती किस्म की बुआई कब करते हैं, मानसून से पहली बरसात के बाद। कैसी बरसात, मानसून में पहली बरसात के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन। ठीक है, पोषक तत्व प्रबंधन यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि किसकी फसल लेग्यूमिनेस, इनमें कौन सा कवक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसके लिए सिर्फ मात्र 20 से 30 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा मृदा परीक्षण के साथ देनी चाहिए। यदि भूमि में फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम हो तो प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दे देना चाहिए। इस हिसाब से क्या हुआ, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की सिफारिश की गई है। जल प्रबंधन, जून के प्रथम सप्ताह में बोई गई फसल को वर्षा प्रारंभ होने से पहले 2 से 3 हल्की सिंचाई देनी आवश्यक है। यदि वर्षा का वितरण ठीक प्रकार से ना हो और मौसम लंबे समय तक सूखा रहे तो सिंचाई फूल निकलने के पहले और दूसरी उसके उपरांत फलियां बनते समय देनी चाहिए। अंतिम सिंचाई फसल की कटाई के 7 दिन पहले दें और फसल कटाई अगली फसल के बुआई के लिए खेत तैयार करें। ठीक है, इस तरीके से हम सिंचाई जान लें। खरपतवार प्रबंधन, बुआई के 40 से 45 दिन तक खरपतवारों की रोकथाम करना आवश्यक। इसके बाद फसल की बढ़वार जोर पकड़ लेती है तथा खरपतवारों की विशेष हानि नहीं होती। खुरपी या कसौले से क्या है, एक खरपतवार निकालते रहना चाहिए। ठीक है, खरपतवार निकालने के लिए सबसे बढ़िया विधि रहती है निराई गुड़ाई करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप क्या कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो एलाक्लोर या पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। कीट प्रबंधन क्या होता है, कीट प्रबंधन में देख लें, फली बेधक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके नियंत्रण के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफास, 0.1% इंडास कार्प का आवंट घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। फिर पिंच का स्लब, यह कीट भारत के अनेक भागों विशेषकर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से अरहर के उत्पादन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी लीद अरहर की फली को काटकर या छेदकर हानि पहुंचाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 0.04% घोल के छिड़काव कर देना चाहिए। अरहर की फली भेदक के लिए क्या करते हैं, इस कीट के द्वारा 20 से 26% अरहर की फसल की नुकसान होता है। इसके लिए नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 0.04% घोल छिड़कने से क्रिया किया जा सकता है। अब जानते हैं गैल्यूसिड बीटल एवं जैसिड। ठीक है, इस अगर फिर भी आवश्यकता से 5% नमी के अर्क का घोल छिड़काव करें, ठीक है, तो ये ठीक भाग जाता है। फली बग के लिए क्या, इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 0.4% तथा डाईमेथोएट 0.03% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मरोका ये अत्यंत हानिकारक कीट है, इसके लिए क्या करना चाहिए, देरी से बोई गई फसल के लिए क्या करना, 1 ml प्रति लीटर की दर से अवाट एंडॉक्स सोकार का छिड़काव करना चाहिए। रोग प्रबंधन, इसमें कौन कौन से रोग रहते हैं जरा देख लेते हैं। तना विगलन, उकटा रोग और सकोस्पोरा पर्णी और बंधिया मोजेक। कटाई बढ़ाई 5 से 6 महीने तक, यदि कुछ किस्में 10 महीने में पककर तैयार होती हैं। ठीक है, उपज है कि फसल पैदावार उगाई कई किस्म और प्रबंधन के निर्भर करती है। जिन क्षेत्रों में शुद्ध फसल 20 से 25 क्विंटल हेक्टेयर तक दानों की पैदावार हो जाए। अब हम लोग बात करने वाले मूंग की। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, तो विग्ना रेडिएटा। क्या है, विग्ना रेडिएटा। मूंग की जलवायु कैसी थी, मूंग की फसल हर फसल मौसम में उगाई जा सकती है। उत्तर भारत में इसे ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में उगाते हैं। दक्षिण भारत में रबी ऋतु में उगाते हैं इसको। आगे जानते हैं, उत्तरी भारत में मूंग का बसंत ऋतु जाड़ में भी उगाते हैं। अच्छे अंकुरण समुचित बढ़वार है तो क्रमशः 25 डिग्री तथा 25 से 20 समुचित बढ़वार 25 से 40 डिग्री का तापमान उपयुक्त रहता है। मृदा मूंग की खेती के लिए दोमट मृदा सबसे अच्छी उपयुक्त रहती है। इसकी खेती मटियार एवं बलुई हुई दोमट में की जा सकती है। फसल मूंग की मिश्रित खेती की फसल है, तब मूंग गेहूँ, ठीक है, मूंग आलू, मक्का गेहूँ, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मूंग धान गेहूँ, ग्रीष्मकालीन मूंग आदि। ठीक है, उन्नत किस्में कौन कौन सी तो जरा देख लेते हैं। टाइप 44 इसका पौधा बौना होता है, तन अर्धविस्तारी तथा पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं। फूल पीले होते हैं, बीज गहरे रंग के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं तथा फसल पकने में 60 से 70 दिन का समय लगता है। ठीक है, मूंग S8 पौधा मध्यम ऊंचाई का और सीधी बढ़ने वाला, तना विस्तारी होता है, फूल हल्के पीले रंग के होते हैं, फलियां 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी व चिकनी काली होती हैं।
और ये देखिए कुछ नाम दिए गए जैसे पूसा विशाल हो गया, पूसा रत्ना हो गया, पूसा 0672 हो गया। ये मूंग की किस्में हो गई कुछ ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए। अब ये आता है खरीफ ऋतु में क्या, पूसा 9531। ठीक है, इसके तरीके मूंग जोहार 45 का पौधा लंबा व सीधा होता है। PSS 16 पौधे की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसको आप सिर्फ ये नाम से याद रख लीजिए। अगर देते हैं PS10 क्रांति, मूंग पूसा बैसाखी, मूंग पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5। आपको याद रखना है पंत नगर में कौन कौन सी उगती है, तो पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4 और पंत मूंग 4। पंत नगर कहाँ है, तो कहाँ है आप बता दीजिए नीचे कमेंट करके। खेत की तैयारी, जिस प्राचीन फसल के बोने के गेहूं के खेत की तैयारी जरा सा देख लेते हैं हम लोग। तो ग्रीष्मकालीन फसल के बोने के लिए गेहूं की खेत काट लेने के बाद केवल सिंचाई करके बिना किसी प्रकार की खेत की तैयारी करके मूंग बोई जाती है। परंतु अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए एक बार हैरो चलाकर जुताई करके पाटा फेर कर खेत तैयार करना चाहिए, ठीक रहता है। ठीक है। बुआई, वर्षा ऋतु की फसल के मध्य जुलाई से अगस्त के दूसरे सप्ताह में तब बोना चाहिए। वसंतकालीन फरवरी के दूसरे पखवाड़े या मार्च में बोना चाहिए। ठीक है। आगे पोषक तत्व प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन में सिंपल सा है, आप याद रखने चाहिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि क्या है, कौन सी लेगुमिनेसी कुल की फसल है और नाइट्रोजन देने से मूंग की बढ़वार अच्छी होती है। कम उर्वरक शक्ति वाली भूमि में 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस भी दे देते हैं। जल प्रबंधन, ग्रीष्मकालीन व वसंतकालीन मूंग को 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद, उसके बाद लगातार 12 से 15 दिनों के बाद लगातार करते रहते हैं। खरपतवार नियंत्रण, तो इसके लिए 2 हेक्टेयर लासो सक्रिय एवं को 1000 लीटर पानी में घोलकर भूमि पर छिड़क देना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको ऐसा ना करना हो तो 35 से 40 दिन तक निराई गुड़ाई करते रहे फसल की। फिर आपने कीट प्रबंधन में क्या, फफोला भ्रंग, फफोला भ्रंग क्या है, उसके रात में प्रकाश पास का प्रयोग करके इस कीट का प्रजनन कम किया जा सकता है। इसके अलावा दस्ताने पहनकर कीटों को खेत में एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है। बहुअच्छी कीट लगभग पूरे देश में मूंग की फसल को हानि पहुंचाता है, ये फफोला भ्रंग। उसके बाद आता है सुंडियाँ, सुंडियाँ ज़्यादा हानि पहुंचाती है मूंग की फसल में। ठीक है। इनके लिए क्या करना चाहिए, तो डेल्थोमरीन 1 ml प्रति लीटर का छिड़काव कीटों की संख्या के ध्यान में रखकर तंबाकू की सुंडियाँ छोटी अवस्था की और उनके अंडे को चुनकर नष्ट करना चाहिए। अवस्था NPV का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। रोग प्रबंधन देख लेते हैं, तो स्कॉर्सुआ पर्णचित्ती, स्कॉर्सुआ पर्णचित्ती। ठीक है। स्कॉर्सुआ पर्णचित्ती के लिए क्या करते हैं, तो रोग के लक्षण दिखाई देने पर 0.05% बेबिस्टीन या 0.2% जीनेप का छिड़काव करना चाहिए। 1000 लीटर पानी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। उसे 7 से 10 दिन के अंतर पर दोहराते हैं तो कुल 3 से 4 छिड़काव से रोग अच्छा नियंत्रण हो जाता है। पीला मोजक, पीली कुर्बरता के लिए रूप में यह रोग मूंग के प्रति रोग ग्राही जातियों में अधिक व्याप्त होता है। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए खेत में जो ही रोग पौधे दिखाई देते हैं तो डायमेथॉक्स, एक्टॉक्स या एमिडाक्लोप्राइड 0.02%, मेटासिस्टॉक 0.1% का छिड़काव कर देते हैं। मौजक रोग का लक्षण अनियमित हल्के हरे क्षेत्रों के रूप में पत्तियों पर प्रकट होता है। पत्तियां विरूपित आकार में छोटी हो जाती हैं और किनारे की ओर मुंह मोड़ लेती हैं। इस रोग की रोकथाम के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। रोग पौधे से प्राप्त बीज को काम में नहीं लेना चाहिए। जो ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं रोगी पौधे को उखाड़ कर अलग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त खेत की सफाई और खरपतवार निकाल रहे हैं तथा कीटों का नियंत्रण करना चाहिए। ये सफ़ेद मक्खी से फैलता है, आपको याद रखना है ये मोजैक जो होता है। फिर कटाई एवं न्याय, वर्षा ऋतु में जब पौधे की अधिकतर फलियां पककर काली हो जाती है तो फसल काटी जा सकती है। ग्रीष्मकालीन तथा वसंतकालीन फसलों में 50% फलियां पक जाएं, फलियों की पहली तुड़ाई कर ली जानी चाहिए। इसके बाद दूसरी फलियां के पकने के पर कटाई की जा सकती है। फलियों को खेत में सूखी अवस्था में अधिक समय तक छोड़ने से चटक जाती हैं तथा दाने बिखर जाते हैं। इसकी उपज की हानि होती है। फलियों से बीज समय पर निकाल देते हैं। वर्षा ऋतु पर फसल से प्रति 10 क्विंटल पैदावार मिल जाती है। ग्रीष्मकालीन फसल में समुचित प्रबंधन द्वारा 10 से 15 क्विंटल तक पैदावार लेना संभव है। साथ ही लगभग 15 से 20 क्विंटल तक सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है। उड़द, जलवायु कैसी है उड़द की, तो देख लेते हैं। उड़द उच्च तापक्रम सहन करने वाली उष्ण जलवायु की फसल है, जिस कारण इन क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा होती है। वह अनेक भागों में उगाया, जैसे इसकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 25 से 35 से
तापमान आवश्यक है, परंतु यह 42 डिग्री से तापमान तक सहन कर लेती है। मृदा उड़द बलुई मृदा से लेकर गहरी काली मिट्टी में भी उगाई, जैसे इसके लिए पीएच उदासीन होना चाहिए। फसल से अरहर प्लस उड़द, बाजरा प्लस उड़द, सूरजमुखी प्लस उड़द, मक्का प्लस उड़द और गन्ना प्लस उड़द। उसके अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन उड़द के लिए क्या, धान गेहूँ उड़द, आलू गेहूँ उड़द, ठीक है, अरहर गेहूँ उड़द, फिर मक्का आलू गेहूँ उड़द, मक्का गेहूँ, मक्का उड़द गेहूँ, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलते हैं। उन्नत किस्में, फसल की उन्नत किस्में देख लेते हैं। उन्नत किस्में कौन सी है? टाइप 9, टाइप 19। उड़द उगाने का समय राज्य में, ठीक है, समस्त राज्य में उगा, समस्त सभी राज्यों में उगा सकते हैं भारत के। उसके बाद बसंत बहार, उड़द उगा सभी क्षेत्रों के लिए, विषाणु रोग प्रतिरोधी भी है ये। पीला पीला विषाणु रोग उत्तरा पूर्वी व उत्तरी पश्चिमी मैदानों से तथा विषाणु रोग प्रतिरोधी। पंत उड़द 40, उड़द उगाने वाले क्षेत्र तथा अंता फसलों के साथ उगाने के लिए। शेखर 2, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के लिए। नरेंद्र उड़द 1, उड़द उगाने वाले समस्त क्षेत्रों में। पंत उड़द 35, खरीफ व जायद दोनों मौसम में उगाने वाले। तथा LVG 623 तथा LVG 611, दक्षिणी भारत के उड़द उगाने वाले समस्त राज्यों में, ठीक है। वामबान 2, तो इनकी कुल मिलाकर वो 10 से 15 तक हो जाती है, ठीक है। देख रहे हैं आप, खेत की अच्छी तैयारी, एक जुताई हल कर देने थे, उसे 2 से 3 जुताई क्या, खेती 2 से 3 जुताइयाँ कैसे, देसी हल से करके पाटा लगा देते। बुआई, खरीफ की फसल बुआई उचित समय तथा मध्य जून के मध्य जुलाई तक कर देना चाहिए। देरी से बुआई गई करने पर उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्मी की उचित समय मार्च महीने में करें। रबी की बुआई उचित समय मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक अच्छा माना जाता है, इससे उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। बुआई के समय पंक्तियों का अंतर 30 से 45 तक और पौधे से पौधे का अंतर 5 से 10 तक सही रहता है। पोषक तत्व प्रबंधन, उड़द का प्रारंभिक अवस्था में अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बुआई के समय देना आवश्यक होता है। इससे उड़द की अधिक उपज के लिए नाइट्रोजन के साथ साथ 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम हेक्टेयर का प्रयोग करें। जल प्रबंधन, सामान्यतः उड़द की अच्छी पैदावार करने के लिए 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पर करें तो अच्छा रहता है। पुष्पावस्था, फलियां व दाना बनते समय उस सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन, उड़द के लिए खरपतवार के वैसे तो होते नहीं है, पर आप चाहे तो 25 से 30 तक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, एलाक्लोर या पैडीमेथिलीन का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व डाल देना चाहिए खेत में। कीट प्रबंधन कौन कौन से होते हैं? तो रोमिल गिंडाल फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या, एंडोसल्फान 35 की 1 से 1.5 लीटर मात्रा कर देनी चाहिए। उसके बाद तनाफेदिक मच्छी के लिए क्या, कार्बोफ्यूरान 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय क्या करना चाहिए, खेत में मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको रोग प्रबंधन में पीला मोजक के लिए क्या, सफेद मक्खी को दूर रखना चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त पान धब्बा रोग, इसके लिए जीनैप 2.5 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। जड़ गलन, इसके लिए कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति बीजों से उपचारित करना चाहिए। फिर एंथ्राक्रेनोज 10 दिन के अंतराल पर 1 से 1.5 छिड़काव करना चाहिए। इसके थीरम 2 से 3 किंगड़ा बीज था 0.2% जीनैप का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव। चूर्णिता रोग, ठीक है, कार्बोडिजम या बेनिमिल का छिड़काव रासायन को 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में समान रूप में छिड़काव कर देना चाहिए। कटाई एवं फसल की कटाई बुआई के समय और किस्म पर निर्भर करती, जैसे जैसे फलियां पकती जाएं उनकी तुड़ाई करते हैं, और यदि ऐसी फसल किस्म फलियों के एक साथ पक रही हैं तो ऐसी स्थिति में हंसिया से काट करें। जब फसल पूर्ण रूप से सूख जाए तो तब थ्रेसर से घाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दाने में 10 से 12% तक नमी होनी चाहिए। उपज अच्छी प्रकार प्रबंधन की गई फसल में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो जाती है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आता है लोबिया। लोबिया शायद हम लोग पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। लोबिया गर्म मौसम व आर्द्र क्षेत्रों की फसल है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, तो इसलिए शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे इसको। लोबिया को हम लोग, लोबिया की फसल लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में अच्छे प्रकार से उगाई जा सकती है, ठीक है। लोबिया बॉटेनिकला इसका वो बॉटेनिकल नेम होता है। क्या होता है? लोबिया बॉटेनिकला।
साइंटिफिक नेम होता है इसका विग्ना ओग ओग्यूकुलाटा, वेगना ओग्यूकुलाटा। ठीक है, VIGNA विगना ओग्यू और OGUNGUICULATA। ठीक है, ओग्यूकुलाटा। इस तरीके से मृदा की फसल सभी प्रकार के अच्छा प्रबंधन सभी प्रकार की मृदाओं में हो जाते। फसल चक्र कौन कौन से था? गेहूँ लोबिया गर्मी में, लोबिया जौ गर्मी में, ठीक है, लोबिया गर्मी मौसम में, मक्का गेहूँ लोबिया गर्मी में, मटर गन्ना लोबिया और लोबिया आलू। इस तरीके से आगे लोबिया गेहूँ और उन्नत किस्में कौन कौन सी थी, तो उसकी उन्नत किस्में देख लेते हैं जरा सी। पूसा संपदा V 585, पूसा 578, पूसा फाल्गुनी, पूसा दो फसली, पूसा बरसाती। ये सब इसकी क्या इंपॉर्टेंट फसल है, इसको शॉर्ट में निपटाएंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल है नहीं। अगर आ जाती तो आप याद रखें। अन्य महत्वपूर्ण किस्में क्या है? पूसा टाइप 2, पूसा ऋतुराज, C22, C152, C13, CO1, S203, पूसा कोमल, फिलीपाइंस अर्ली। खेत की तैयारी 1 से 2 जुताई, एक पट्टी की देसी हल से जुताई कर देते हैं, नहीं एक मिट्टी प्लेट से जुताई, उसके बाद 2 से 3 जुताई के देसी हल करके उसके बाद पाटा लगाते हैं। बुआई उत्तर भारत में लोबिया की मुख्यतः खरीफ में ली जाती है। इसके लिए बरसात की शुरुआत होने पर ही लोबिया बो देते हैं। मार्च के अंत तक बुआई कर देते हैं। मार्च के अंत या मध्य अप्रैल में के बीच में देरी से भी बुआई कर देते हैं। फिर बसंत व ग्रीष्म ऋतु में पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर व कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, जबकि खरीफ में 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी बिजाई पर अधिकतम। फसल तो प्रबंधन क्या करना चाहिए? 50 से 60 किंगरा नाइट्रो 15 से 20 किंगरा नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की मात्रा 50 से 60 किंगरा प्रति हेक्टेयर देते हैं। तो जल प्रबंधन खरीफ की फसल है तो उसे जल तो महत्वपूर्ण होगा ही, अधिक जल की आवश्यकता होती नहीं है इसको। लंबे समय तक सूखा पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन अच्छी फसल के लिए 25 से 30 दिन के अंतराल पर 25 से 30 दिन तक क्या है, खरपतवार मुक्त रहना आवश्यक है। इसके लिए कम से कम 2 से बार निराई गुड़ते हैं या फ्लोक्लोरीन 1 किग्रा सक्रिय तत्व 800 से 1000 लीटर पानी के साथ बिजाई के पहले दिन से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। बुआई बिजाई से पहले कर देने चाहिए। ठीक है, रोग प्रबंधन जीवाणु झुलसा के लिए क्या रोग रहित बीज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, या 0.2% का बेल्टाइक्स का छिड़काव करें। लोबिया मोजेक के लिए क्या करना? 0.1 मेटासिस्टार्ट का डाइमेथोएट का छिड़काव करना चाहिए 10 दिन के अंतराल पर। फिर चूर्णित अवस्था के लिए क्या करना चाहिए? रोग से पौधों की पत्ते तना व पलिया पर सफेद रंग के कवक बीजाणुओं का चूर्ण दिखाई देता है। इसके लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए भी हम लोग पेनाकोनोजोल 0.25 ग्राम या ट्राइडेमार्फ का 1 ml मात्रा या डेनोकैप की 1 ml मात्रा का प्रति लीटर की दर से पानी में घोल कर 5 से 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव किया जाता है। कीट प्रबंधन रोमिल सुड्डी, ठीक है, रोमिल सोडी इसके लिए 25 से 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से प्रतिशत मेथाइल पैराथियन पाउडर का छिड़काव करते हैं। लीफ ओपर जेसिडाफिड ये कीट प्रबंधन इसके लिए क्या प्रारंभिक अवस्था में डाईमेथोएट 30 EC या मेथोइल डीमेथ 30 EC का प्रयोग कर 2 ml प्रति लीटर में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कटाई एवं घाई क्या करते हैं? तो दाना टूट ना पाए तो इस कैसे 90% फलियाँ पक जाती हैं तब क्या कटाई कर देते हैं। वो उगाई के फसल के फलियाँ 45 से 90 दिन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, उपज अच्छी तरह फसल से 12 से 15 दाना व 50 से 60 क्विंटल भूसा प्राप्त हो जाता है। अच्छी तरह उगाई फसल से 12 से 15 क्विंटल दाना व 50 से 60 क्विंटल भूसा प्राप्त हो जाता है। अगर फसल चारे के लिए उगाई गई तो 250 से 300-350 क्विंटल तक हरा चारा प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाता है। सब्जी वाली फसल से 75 से 100 क्विंटल तक हरी फलियाँ प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती हैं। मूंगफली जलवायु अर्धशोषण जलवायु फसल है। ठीक है, अधिक उपयोग करती है, सूर्य की अधिक रोशनी तथा उच्च तापमान इसकी बढ़वार तथा उपज के लिए अनुकूल रहता है। ठीक है, तापमान 50-500 तापमान तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 500 से 1000 mm वर्षा की उत्तम रहती है। मृदा मूंगफली की हल्की तथा लेकिन भारी भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ठीक है, खेत की तैयारी करते हैं, हल्की मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। ठीक है, 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर देसी हल से करते हैं। पहली जुताई मिट्टी प्लेट से, उसके बाद 3 से 4 जुताइयाँ देसी हल से कर देते हैं। फसल चक्र उत्तरी भारत में मूंगफली के लिए मुख्यतः गेहूं और दाल की खेती की जाती है। ठीक है, गेहूं और दाल इस तरीके से मूंगफली बाजरा S1 इनका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। 1 मिनट जरा सा जूम कर लेते हैं। उन्नत किस्में कौन से होती हैं इसके राज्य के हिसाब से दी हैं, आप चाहे तो देख ले सकते हैं अपने राज्य की किस्मों को।
जैसे आप एक दो इम्पोर्टेंट याद रखें, जैसे ICJ 11 हुआ, ICJ 44 हुआ, कादरी हुआ 3 हुआ, इन सब चीज़ों को आप याद कर लें। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मूंगफली की फसलें कौन कौन सी होती हैं, राजस्थान में कौन सी, उत्तरी राज्य में कौन सी, ठीक है, ये सब देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं मूंग बुआई। मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों में बीज की उचित मात्रा 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि मध्यम व अधिक पकने वाली किस्मों में 180 से 100 किलोग्राम और 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। जुताई से पूर्व बीज को 2 से 3 किलोग्राम, जुताई से पूर्व है ना, ठीक है, 5 से 7 बीज का विशेष प्रकार के उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। तो उपचारित करने की विधि हमने रबी क्रॉप में बताई है, तो आपको याद होनी चाहिए वो। इसके बाद रबी जायद, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन, तो पोषक तत्व क्या है इसमें, अगर चाहें तो खाद भी डाल सकते हैं 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। उसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, 40 से 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 40 से 30 से 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। 40 से 60 किलोग्राम क्या फास्फोरस और 40 से 30 किलोग्राम क्या फास्फोरस, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर जिप्सम की आवश्यकता है तो 2 से 40 किलोग्राम जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं तो आपको वही समझना है। खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए, तो खरपतवार प्रबंधन के लिए अगर आप चाहें तो आप नॉर्मली निराई गुड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको निराई गुड़ाई नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है क्या, 1 से 2 किलोग्राम सक्रिय, तो कौन सा, एलाक्लोर 50% AC, यानी 1.25 से 2 किलोग्राम सक्रियता, तो 3 से 4 किलोग्राम उत्पाद प्रति हेक्टेयर, या पेंडिमेथिलीन 30% EC 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व या 3 किलोग्राम उत्पाद प्रति हेक्टेयर खरपतवारनाशी का उपयोग कर सकते हैं। जल प्रबंधन, खरीफ की फसल है तो प्राय वर्षा पर निर्भर करनी चाहिए। ठीक है, अगर आवश्यकता होने पर क्या 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। कीट एवं रोग प्रबंधन, खरीफ में उगाई गई फसल है तथा रबी एवं जायद की अपेक्षा तापमान एवं आर्द्रता अधिक होने के कारण कीटों का प्रकोप अधिक होता है। सफ़ेद गिंडार अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, इसके लिए कार्बोरिल 50 WP 4 ग्राम प्रति लीटर, या मोनोक्रोटोफास 36 WAC और 1.5 ml प्रति लीटर, या क्लोरोपाइरीफास 20 cc 1.5 ml प्रति लीटर का छिड़काव करें। ठीक है, इनका छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा, सफ़ेद गिंडार हमारा गायब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दीमक, तो मछली का प्रयोग कर सकते हैं, या किसका प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफास का भी प्रयोग कर सकते हैं 20 cc। रसायन को 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। टिक्का, मूंगफली का टिक्के रोग के लिए क्या, पत्र दाग भी बोलते हैं इसको, पत्र दाग के लिए क्या करते हैं, अवरोध। वैसे तो आपको पत्र दाग के प्रति अवरोधी या सहनशील फसलों को उगाना चाहिए, जैसे ICGS 37 हुआ, ICGS 76 हुआ, F 335 हुआ, MA 16 हुआ, DR 17 हुआ। ये इंपॉर्टेंट फसलें आपको याद रखनी चाहिए, कौन सी फसलें टिक्का रोग के प्रति सब जिम्मेदारी। इसके अतिरिक्त बड़ नेक्रोसिस या विषाणु रोगी रोधी फसलों बोना चाहिए। इसके लिए ये विषाणु रोधी फसलें यहाँ पे दी गई हैं, ये देखिए, ये यहाँ से विषाणु रोधी फसलें यहाँ से दी गई हैं, ये देखिए इस लाइन में CGS 3, ICGS 37, ICGS 44, GG 4, ठीक है, DR 70 का प्रयोग करता है। चारकोल रॉट के लिए क्या, पता सूख जाए, इसकी रोकथाम के लिए हेतु बीज शोधन करना चाहिए। मूंगफली का गिरुआ रोग, इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की निचली सतह पर नारंगी लाल फुंसियों के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जो बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। पत्तियों के ऊपरी भाग में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। फुंसियाँ पत्ते के डंठल, तना, पुष्प, तंतु आदि में भी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कटाई एवं रखरखाव। मूंगफली में जब पुरानी पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं, फली का छिलका कठोर हो जाता है, फली के अंदर बीज के ऊपरी परत गहरे गुलाबी या लाल रंग की हो जाती है और बीज भी कठोर हो जाए तो मूंगफली की कटाई कर लेनी चाहिए। पकी फसल पर वर्षा होने से पहले में ही फलियां में बीज के उगने की आदेशा रहता है। इसके लिए कटाई समयानुसार सावधानी से करनी चाहिए। कटाई के बाद भी पौधे को सुखाएं और बाद में फलियां अलग कर लें। फलियों को अलग करने के बाद फिर से सुखाएं ताकि उनमें नमी की मात्रा 8% रह जाए। फसल की कटाई से देरी होने से फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। पकने के बाद फसल अधिक देर के लिए ज़मीन में पड़ी रहे तो उसमें
कीटो रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे उपज में कमी आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। उपरोक्त तकनीकी अपनाकर मूंगफली की फसल, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है मूंगफली का, तो शुरुआत में बताना बोध गए थे। इसका बॉटनिकल नेम होता है राकिस हाइपोजिया। ठीक है, इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल, रबी और जायद में 20 से 25 क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है, अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। रबी में कितनी, 18 से 20 क्विंटल, और जायद में कितनी, 20 से 25 क्विंटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे की फसलों में हम सोयाबीन को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम जायद की सारी फसलें कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम खरीफ की सारी फसलें कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी नई वीडियो चाहिए हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अन्य सब्जेक्टों से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, हम उसी टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे।